हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग काले धन को वैध बनाना यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधि जिसे अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जाना जाता है। प्राप्त धन की उत्पत्ति को अवैध रूप से छिपाने की प्रक्रिया है, जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, भूमिगत यौन कार्य, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गबन और जुआ, और धन को एक वैध स्रोत में परिवर्तित करना, आमतौर पर एक मुखौटा संगठन के माध्यम से। गंदे धन को किसी सेवा कंपनी में रखना, जहां इसे वैध आय के साथ मिला दिया जाता है और फिर धन के प्रवाह में एकत्रित कर दिया जाता है। धन शोधन का एक सामान्य रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून में मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन की पहचान है। स्रोत एवं गंतव्य को छिपाने के लिए वित्तीय लेनदेन में संलग्न होने की प्रथा है। यूनाइटेड किंगडम्स में कानून में सामान्य कानून की परिभाषा व्यापक है। इस अधिनियम को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा अपराध की आय को ऐसी परिसंपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है जो वैध मूल्य की प्रतीत होती है, ताकि उन्हें अस्थायी रूप से बनाए रखा जा सके या आगे को आपराधिक उद्यमों में पुनर्चक्रित किया जा सके। अतीत में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग केवल संगठित अपराध से संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता था। आज इसकी परिभाषा को अक्सर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों जैसे कि यूएस ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी द्वारा विस्तारित किया जाता है, जिसका अर्थ है कोई भी वित्तीय लेनदेन जो किसी अवैध कार्य के परिणाम स्वरूप कोई संपत्ति या मूल्य उत्पन्न करता है, जिसमें कर चोरी या गलत लेखांकन जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती है। यूके में इसमें पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कोई भी आर्थिक वस्तु शामिल होती है। न्यायालय निजी व्यक्तियों, ड्रग डीलरों, व्यवसायों, भ्रष्ट अधिकारियों, माफियाओं जैसे आपराधिक संगठनों के सदस्यों और यहाँ तक कि राज्यों द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग को शामिल करते हैं। चूँकि वित्तीय अपराध अधिक जटिल हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से निपटने में वित्तीय खुफिया जानकारी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी बहस बन गई है। मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में अवैध है। पैसा पैदा करने वाले कार्य लगभग हमेशा किसी न किसी तरह से खुद को आपराधिक होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पैसे को लॉन्डर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में निषेध की अवधि के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए किया गया था। समर्पित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून केवल 1980 के दशक में लागू किया गया। संगठित अपराध को निषेध से एक बड़ा बढ़ावा मिला और शराब की अवैध बिक्री से प्राप्त नए फंड का एक बड़ा स्रोत मिला। कर चोरी पर अल कैपोन के सफल अभियोजन ने राज्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा धन को ट्रैक करके और जब्त करने के लिए नया जोर दिया, लेकिन एक चोरी के खिलाफ मौजूदा कानूनों का उपयोग नहीं किया जा सका जब गैंगस्टरों ने अपने करों का भुगतान करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध ने सरकारों को फिर से धन शोधन नियमों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया, ताकि नस्ली दवाओं के अपराधों की आय और ट्रैक और जब्त किया जा सके, ताकि नस्ली दवाओं के साम्राज्यों को चलाने वाले आयोजकों और व्यक्तियों को पकड़ा जा सके। कानून प्रवर्तन के दृष्टिकोण से इसका लाभ यह भी था कि साक्ष्य के नियमों को उल्टा कर दिया गया। कानून लागू करने वाले को आमतौर पर किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने के लिए उसे दोषी साबित करना पड़ा, लेकिन धन शोधकों कानूनों के साथ धन जब्त किया जा सकता है और यह साबित करना व्यक्ति पर निर्भर करता है कि धन वापस पाने के लिए धन का स्रोत वैध है। इससे कानून प्रवर्तक एजेंसियों के लिए बहुत आसान हो जाता है और सबूतों का बोझ कम हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया का कुछ कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा संबंधित आपराधिक गतिविधियों को मजबूत सबूत के बिना धन लाभ और रखने के लिए दुरुपयोग किया गया, जिसका उपयोग अपने स्वयं के बजट को पूरा करने के लिए किया जाता है। 2001 में 11 सितंबर के हमले, जिसके कारण अमेरिका में पैट्रियट एक्ट और दुनिया भर में इस तरह के कानून बने। आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों पर नए सिरे से जोर दिया गया। ग्रुप ऑफ 7 देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकारों पर वित्तीय लेनदेन की निगरानी बढ़ाने, देशों के बीच इस जानकारी और साझा करने के लिए दबाव डालने के लिए किया। 2002 से शुरू होकर दुनिया भर की सरकारें ने मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और वित्तीय लेनदेन की निगरानी प्रणालियों को उन्नत किया।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम वित्तीय संस्थानों के लिए बहुत बड़ा बोझ न बन गए और प्रवर्तन में काफ़ी तेजी आई है। 2011 से लेकर 2015 के दौरान कई प्रमुख बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के लिए लगातार बढ़ते जुर्माने का सामना करना पड़ा है, जिसमें HSBC शामिल है, जिस पर दिसंबर 2012 में $1.9 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था, और BNP परिवास, जिस पर जुलाई 2014 में अमेरिकी सरकार द्वारा $8.9 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था। कई देशों ने नकदी की मात्रा पर सीमा नियंत्रण शुरू किया था या उसे मजबूत किया। केंद्रीय लेन देन रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की, जिसके तहत सभी वित्तीय संस्थानों को सभी वित्तीय लेन देन की इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट करनी होती है। उदाहरण के लिए 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने स्टॉक प्रणाली की स्थापना की और सभी वित्तीय लेन देन की रिपोर्टिंग की आवश्यकता बताई। 2010 के अंत में डिजिटल संपत्ति के उछाल के साथ क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अकेले 2021 में साइबर अपराधियों के विभिन्न अवैध गतिविधियों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में $14 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की। चीनी संगठनों, आपराधिक समूह मेक्सिको, इटली और अन्य जगहों पर ड्रग कार्टेल के लिए प्रमुख मनी लॉन्डर बन गए थे। धन शोधन में संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण आय की प्रकृति को छिपाना या शोषित करना या जानते हुए भी संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग करना है कि आपराधिक कृत्यों से प्राप्त हुई आय को वैध दिखाने के लिए धन के आगमन में भाग लेना या सहायता करना शामिल है। जबरन वसूली, इनसाइडर ट्रेडिंग, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, अवैध जुए जैसे कुछ अपराधों से प्राप्त धन गंदा होता है और इसे साफ करने की आवश्यकता होती है ताकि ये लगे कि कानून गतिविधि से प्राप्त हुआ है, ताकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बिना किसी संदेह के इसे निपट सकें। धन को कई तरीकों से धोया जा सकता है जो जटिलता और परिष्कार से भिन्न होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आमतौर पर 3 चरण शामिल होते हैं। पहले में किसी माध्यम से वित्तीय प्रणाली में नकदी डालना, प्लेसमेंट शामिल होता है। दूसरे में नकदी को अवैध स्रोत से छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेन देन करना शामिल होता है, और अंत में अवैध धन के लेन देन से उत्पन्न धन प्राप्त करना। परिस्थितियों के आधार पर इनमें से कुछ चरणों को छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गैर नकद आय जो पहले से ही वित्तीय प्रणाली में है, उसे रखने की आवश्यकता नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोषागार विभाग के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित आय यानी गंदा पैसा को अवैध यानी साफ दिखाने की प्रक्रिया है। आमतौर पर इसमें 3 चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण। सबसे पहले अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में चुपके से पेश किया जाता है। फिर भ्रम पैदा करने के लिए धन को इधर उधर घुमाया जाता है, कभी कभी खातों के माध्यम से वायरिंग या ट्रांसफर करके। अंत में इसे अतिरिक्त लेन देन के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में एकत्रित किया जाता है, जब तक कि गंदा पैसा साफ न दिखने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग कई रूप ले सकती है, हालांकि अधिकांश पद्धतियों को कुछ प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें बैंक विधियाँ, स्मर्फिंग जैसे स्टिचिंग भी कहा जाता है, मुद्रा विनिमय और डबल इनवॉइसिंग शामिल है इसमें। अब यदि बात करें इनकी संरचना की, जिसे अक्सर स्मर्फिंग के नाम से जाना जाता है, प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके तहत नकदी पैसे के छोटे छोटे डिपॉजिट को तोड़ा जाता है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को दूर करने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं से बचने के लिए किया जाता है। इसका एक उपघटक है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उपकरणों को खरीदने के लिए नकदी की छोटी मात्रा का उपयोग करना और फिर अंततः उन्हें फिर से छोटी मात्रा में जमा करना होता है। थोक नकदी तस्करी, जिसमें नकदी को दूसरे क्षेत्राधिकार में भौतिक रूप से तस्करी करके किसी वित्तीय संस्थान जैसे कि अपतटीय बैंक में जमा करना शामिल है, जो अधिक बैंक गोपनीयता या कम कठोर धन शोधन प्रवर्तन प्रदान करता है। नकदी प्रधान व्यवसाय, इस पद्धति में किसी व्यवसाय को आमतौर पर नकदी के रूप में अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की उम्मीद होती है, जो आपराधिक रूप से प्राप्त नकदी जमा करने के लिए अपने खातों का उपयोग करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह तरीका अक्सर संगठित अपराध और कॉर्पोरेट अपराध को ओवरलैप करने का कारण बनता है। ऐसे उद्यम अक्सर खुले तौर पर काम करते हैं और ऐसा करने में अवैध नकदी के अलावा आकस्मिक वैध व्यवसाय से नकद राजस्व उत्पन्न करते हैं। ऐसे मामलों में व्यवसाय आमतौर पर प्राप्त सभी नकदी को वैध कमाई के रूप में
दावा करेगा। सेवा व्यवसाय इस पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे उद्यमों में बहुत कम एवं कोई परिवर्तनीय लागत नहीं होती है। राजस्व और परिवर्तनीय लागतों के बीच एक बड़ा अनुपात होता है, जिससे राजस्व और लागत के बीच विसंगतियों का पता लगाने मुश्किल हो जाता है। व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग एक विधि मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे नए और सबसे जटिल रूपों में से एक है। इसमें पैसों की आवाजाही को छिपाने के लिए इनबॉक्स या काम एवं अधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए कला बाजार पर कला के कई अनूठे पहलुओं जैसे कलाकृतियों के व्यक्तिपूरक मूल्य के साथ साथ खरीदार और विक्रेताओं की पहचान के बारे में नीलामी घरों की गोपनीयता के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श वाहन होने का आरोप लगाया गया। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के अनुसार एक रणनीति को उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाती है, वह है विशेष भंडारण सुविधा। इन स्थानों में रखी गई कला का उपयोग व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए ही किया जाता है। उसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे सेल कंपनियों और ट्रस्ट और सेल कंपनियों के पैसे से असली मालिकों को छिपाती है। अधिकार क्षेत्र के आधार पर ट्रस्ट और कॉरपोरेट वाहनों को अपनी असली मालिक का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इसे कठबोली शब्द रेटहोल को संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह शब्द आमतौर पर व्यवसाय इकाई के बजाय काल्पनिक मालिक के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करता है। राउंड ट्रिपिंग यहाँ पैसों को नियंत्रित विदेशी निगम के जमा किया जाता है। अधिमानत या कर हेवन में जहाँ न्यूनतम रिकॉर्ड रखे जाते हैं और फिर कराधान से मुक्त एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में वापस भेज दिया जाता है। इसका एक प्रकार फीस के खाते के फंड के रूप में एक कानूनी फॉर्म या इस तरह के संगठन को पैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर रिटर्नर को रद्द करना, और जब पैसा भेजा जाता है तो वकीलों से प्राप्त राशि को वसीयत या मुकदमे की आय के तहत विरासत के रूप में दर्शाया जाता है। बैंक पर कब्जा इस मामले में धन शोधक या अपराधी किसी बैंक में नियंत्रित हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। अधिमानव ऐसे क्षेत्राधिकार में जहां धन शोधन नियंत्रण कमजोर है और बिना किसी जांच के बैंकों के माध्यम से धन को स्थानांतरित कर देते हैं। चालान धोखाधड़ी की बात करें तो इसका एक उदाहरण तब होता है जब कोई अपराधी किसी कंपनी का संपर्क करके कहता है कि आपूर्तिकर्ता भुगतान विवरण बदल गया है और फिर वे आपको पैसे देने के लिए वैकल्पिक धोखाधड़ी करने वाले विवरण प्रदान करते हैं। इस विधि में एक व्यक्ति कैसीनो में जाता है और अवैध नकदी में चिप्स खरीदता है और फिर व्यक्ति अपेक्षाकृत कम समय के लिए खेलेगा। जब व्यक्ति चिप्स को भुनाता है तो वह चेक में भुगतान लेने की उम्मीद करेगा या कम से कम एक रसीद प्राप्त करेगा ताकि वह जुए की जीत के रूप में आय का दावा कर सके। ऐसे बहुत सारे जुए जो हैं वो खेले जाते हैं। ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग एक बड़ी और बढ़ती हुई समस्या है। फिनिक्सट्रा ने अनुमान लगाया कि अकेले 2017 में अमेरिका में ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग का मूल्य $200 बिलियन से अधिक था, जिसमें 6 बिलियन से अधिक की बिक्री अवैध वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित थी, जिन्हें लगभग 3,35,000 अपेक्षित व्यापारियों द्वारा बेचा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग लोकतंत्र को नष्ट कर सकती है। तो ये थी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्द मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।